वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में इस चैनल में जो भी आपको मिलेगा उसको लाइक करो और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क। रिस्क पढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जाकर पिछला क्लास एक बार देख लो, नहीं तो आप लोगों को रिस्क में आकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई ये रिस्क कहाँ से आया है और ये क्यों आया है। और ये आपका एनपीए वगैरह जो है आपका रिस्क के रिलेटेड आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो भी आपका है वही से आपका ये रिस्क कैलकुलेटेड होता है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी आपने अगर वीडियो वॉच किया है, अगर आपने ऑलरेडी क्लास को अटेंड किया है तो आप लोगों को पता है, और जिन्होंने अभी तक क्लास को वॉच नहीं किया है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप पहले प्लेलिस्ट पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से जाके एक बार एनपीए का वीडियो देख लो। एनपीए से आपको पता चलेगा कि भाई रिस्क क्यों है, कहाँ से रिस्क आता है या रिस्क क्यों है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क, मतलब कौन सी तरह की रिस्क को बैंक को आपका फेस करना पड़ता है। लोन्स वगैरह, लोन्स एडवांसेस देने के लिए बैंकों को आपका कितना सारा जो भी रिस्क है वो आपको फेसेस करना पड़ता है। उन सारी रिस्कों का आपका टाइप्स मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। रिस्क को मैं पढ़ाने से पहले मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डाल दी है। रिस्क को पढ़ाने से पहले मैंने एक लिस्ट डाल दी है। मैं हमेशा पहले इस तरफ चिपकाता हूँ, उसके बाद इस तरफ, उसके बाद इस तरफ। कभी भी ऐसा नहीं होगा इधर से उधर, हमेशा उधर से इधर ही आएगा। रिस्क में मैंने अभी के लिए आपका टोटल 23 रिस्क डाले हैं। रिस्क में अभी के लिए आप लोगों के लिए 23 रिस्क डाले हैं। ये 23 रिस्क काफ़ी है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए। और भी हो सकते हैं, मतलब और भी है, लेकिन वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, लेकिन वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में आता ही नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, ये जो 23 है यही काफ़ी है। आप 23 को याद रखो ना, काफ़ी होगा एग्जाम में। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मतलब इसके बाहर कभी भी और कुछ आया ही नहीं। 23 रिस्क भी कोई क्लासेस में आपको पढ़ाएगा नहीं कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई 23 रिस्क क्यों पढ़ा रहे हो। 23 रिस्क में मैंने आप लोगों को ये सारे रिस्क को जो है ना मैंने स्प्लिट कर दिया, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले ये याद आ जाए कि भाई ये मान लो कि आपने ये रिस्क देखा कि भाई हाँ भाई ये रिस्क तो मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। तो आप लोगों को आसानी से आपको रिविजन देने के लिए आप लोगों को एग्जाम से पहले सुविधा होगी। और साथ ही में आप लोग अगर इंटरव्यू में जा रहे हो वहाँ पर भी अगर कोई कुछ पूछ रहे तो आप लोग निश्चिंत होकर दे सकते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो 23 रिस्क मालूम। 23 रिस्क काफ़ी है, 23 रिस्क काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। रिस्क में हमारा सबसे पहला है आप लोगों का क्रेडिट रिस्क, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट रिस्क या फिर आप कह सकते हो काउंटर पार्टी रिस्क, उसके बाद है कंट्री रिस्क, उसके बाद सिस्टमेटिक रिस्क, उसके बाद अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कमोडिटी रिस्क, प्राइस रिस्क, कैपिटल रिस्क और मोरल हैजर्ड। यही है आपका 23 रिस्क। ये रिस्क दिखता है आपको थोड़ा ये भी लग सकता है कि भाई यही रिस्क ही है। 23 रिस्क को याद कैसे रखो, चिंता मत करो, उसका टेक्निक भी मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग 23 रिस्क को याद रखोगे, उसकी चिंता मत करो, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। रिस्क में सबसे पहले आपका आता है क्रेडिट रिस्क, ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क। देखो ये मैंने लिखा है, क्रेडिट रिस्क के नीचे ही आपको लिखा है डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, कंट्री रिस्क। असल में क्रेडिट रिस्क का ही आपका दो हिस्सा होता है। क्रेडिट रिस्क का ही आपका 2 हिस्सा होता है। क्रेडिट रिस्क जो है ना यही आपका 2 हिस्सा है। इसमें से आपका एक है आपका डिफॉल्ट रिस्क, या फिर आप कह सकते हो काउंटर पार्टी रिस्क, और दूसरा है आपका कंट्री रिस्क। एक है आपका डिफॉल्ट रिस्क या फिर आप कह सकते हो काउंटर पार्टी रिस्क, और दूसरा है आपका कंट्री रिस्क। क्रेडिट रिस्क का ही आपका 2 हिस्सा है। क्रेडिट रिस्क का ही मैंने 2 हिस्सा है, मैंने बस इन सबको स्प्लिट कर दिया। आप बोलोगे कि सर क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क, आपने ये लिखा है और यहाँ पर आप लिख रहे हो कि भाई क्रेडिट रिस्क का एक हिस्सा है डिफॉल्ट रिस्क या फिर काउंटर पार्टी रिस्क। मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभार ये पूछ भी लेते हैं कि क्रेडिट रिस्क को और कौन से नामों से जाना जाता है। वो है डिफॉल्ट रिस्क, वो है डिफॉल्ट रिस्क, कभी कभार एग्जाम में आती है। मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ करना चाहती हूँ कि भाई मान लो कि एग्जाम में आप लोगों का डिफॉल्ट रिस्क आया कि डिफॉल्ट रिस्क किसको कहेंगे,
क्रेडिट रिस्क को या काउंटर पार्टी रिस्क को, फिर से सुनो। मान लो आप लोगों का एग्जाम में ये आपका एग्जाम्पल आ गया कि भाई डिफॉल्ट रिस्क हम लोग किसको कहेंगे, क्रेडिट रिस्क का भी ऑप्शन है, काउंटर पार्टी रिस्क का भी ऑप्शन है, मान लो दोनों ही ऑप्शन है, तो आप लोग काउंटर पार्टी रिस्क को ही टिक करोगे, तो आप लोग काउंटर पार्टी रिस्क को ही टिक करोगे, क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क जो है वही काउंटर पार्टी रिस्क है, तो काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा होगा। लेकिन अगर मान लो काउंटर पार्टी रिस्क ऑप्शन में नहीं है और कुछ है, साथ में क्रेडिट रिस्क भी है, साथ में क्रेडिट रिस्क भी है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोग क्रेडिट रिस्क पे टिक करोगे। पहले तो आप काउंटर पार्टी रिस्क पे टिक करोगे और कुछ नहीं, और किसी ऑप्शन पे टिक मत करना। अगर काउंटर पार्टी रिस्क है तो काउंटर पार्टी रिस्क पे ही आप लोग टिक करना। एक है आपका काउंटर पार्टी रिस्क और दूसरा है आपका कंट्री रिस्क। एक क्रेडिट रिस्क असल में है क्या, मान लो यहाँ पर लिखा है ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क व्हेन द बोरोवर फेल टू मेक रिक्वायर्ड पेमेंट्स, मेजर्स क्रेडिट स्कोर चेकिंग, कोलैटरल मॉर्गेज। टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मैंने लिखा भी है, ये काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट रिस्क क्या है मैं आपको बता दो। चलो मान लो कि आपने बैंक से जाकर कुछ उधार लिया है, मान लो आपने बैंक से जाकर कुछ उधार लिया है, मान लो आपने 10 करोड़ का उधार लिया है। अभी आप लोगों का यह बन गया कि भाई आपको हर महीने 2 लाख रुपए चुकता करना पड़ेगा, आपको हर महीने 2 लाख रुपए चुकता करना पड़ेगा। आपने पहले 2 महीने तक 2-2 4 लाख रुपए दिए, आपने पहले 2 महीने तक 2-2 4 लाख रुपए दिए, उसके बाद आप लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद जिसने भी पैसा लिया है जो बोरोवर है उसने पैसा देना बंद कर दिया, कि कह रहे भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो, जो भी कोलैटरल आप लिख लो, जो मॉर्गेज आप ले लो। बैंक से लोग घर पे आए, बोले कि सर पैसा दे दो नहीं तो हम सिक्योरिटी वगैरह बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, हमने आपको विश्वास करके ये पैसा दिया है। लेकिन वो बंदा अपनी जगह पर डटे रहा, कि भाई हम तो पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है आप कर लो, आपको जहां पर जाना है आप जाओ, और उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसी चीज को आपका कहता है आपका क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क को आपका डिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क भी कहा जाता है। मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को वो भी आपको पढ़ाऊंगा कि भाई ये काउंटर पार्टी रिस्क और ये आपका क्रेडिट रिस्क है क्या। क्रेडिट रिस्क में मैंने आपको क्या बोला कि भाई मान लो कि आपकी यहाँ पे जो भी आपका मेजर्स लिखा है ना, क्रेडिट रिस्क में यहाँ पर देखो कुछ मेजर्स लिखे हैं, क्रेडिट स्कोर चेकिंग, कोलैटरल मॉर्गेज। मान लो ये सारी चीजें है क्या असल में। मान लो किसी बैंक ने किसी को पैसा दे दिया, उसने बराबर से उनका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया। मान लो किसी बैंक में उनको पैसा दे दिया, उनका बराबर से कोलैटरल मॉर्गेज जो भी है उनको चेक नहीं किया। मान लो कि किसी ने किसी को पैसा दिया, उन्होंने बोला कि भाई मैं घर गिरवी रख रहा हूँ, या कोई जमीन गिरवी रख रहे हो। मान लो जमीन उनका है ही नहीं, और घर उनका है ही नहीं, किसी दूसरे के घर को उन्होंने दिखा दिया। मानो उन्होंने वो घर को रेंट पे रखा है, रेंट लिया है और उन्होंने वो घर दिखा दिया, कुछ गलत वगैरह पेपर बनाया और बैंक को जाकर सबमिट कर दिया। तो ये जो गलती जो होता है ना बैंक की वजह से, ये बैंक का ही गलती है कि भाई आप जगह सही तरह से पेपर को वेरीफाई नहीं कर रहे हो, जमीन है भी या नहीं, किसी दूसरों का जमीन दिखा रहा है नहीं, खुद का जमीन है नहीं, उस जमीन का प्राइस कितना है, जब हम लोग बेचेंगे उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, मतलब उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को बैंक को वेरीफाई करना पड़ता है। और अगर बिना वेरीफाई किए अगर पैसा दे दिया और अगर उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो पैसा नहीं लौटाएंगे, आपको जो करना है कर लो, आप कुछ भी बेच दो भाई, पुलिस ले आओ, कोर्ट ले चलो, कुछ भी ले आओ, लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, इसी चीज़ को आपको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट स्कोर चेकिंग वो चीज़ होता है कि भाई आप जब भी बैंक में आप लोगों का लोन लेने के लिए जाओगे ना, बैंक आपसे आपका आधार आईडी और पैन वगैरह मांगेगी, क्रेडिट स्कोर सबको पता भी है कि भाई ये क्या है, क्योंकि हमेशा अभी लोग ईएमआई पे पैसा लेते रहते हैं। तो क्रेडिट स्कोर का चक्कर ये है कि भाई अगर आपने किसी बैंक से पैसा लिया और उनको वो पैसा चुकता नहीं किया, क्रेडिट स्कोर का चक्कर यह है कि भाई अगर आपने किसी से पैसा लिया और उनका पैसा चुकता नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ जाएगा, अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं दोबारा जाकर किसी बैंक से फ्रॉड करूंगा,
अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं दोबारा जाकर किसी बैंक से फ्रॉड करूंगा, तो वो बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई आप गलत हो, आप गलत बंदे हो, आपको पैसे नहीं दे सकते, आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी नीचे है, आपने पहले ही बहुत लोगों से लोन ले चुके हो और उनको पैसा भी वापस नहीं दिया। तो इसीलिए क्रेडिट स्कोर चेकिंग करना सबसे ज़रूरी होता है। और साथ ही में आप लोगों का ये चक्कर है कि कोलैटरल मॉर्गेज भी आपको चेक करना पड़ता है कि भाई सिक्योरिटी वगैरह क्या सिक्योरिटी दिया है, वो सिक्योर है भी या नहीं, वो उसके नाम पे है या नहीं, यही सारी चीज़ें। क्रेडिट रिस्क में आपका दो हिस्सा है, एक है आपका काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा है कंट्री रिस्क। मान लो क्रेडिट रिस्क में चक्कर यह है कि भाई आपका दोनों साइड पे आपका रिस्क होता है। मान लो कि कोई बंदा है जिसका आपका ऑटो लोन्स, व्हीकल लोन, ये जो है ना आपका ऑटो लोन्स मान लो, होम लोन मान लो, ये जो आपका बिजनेस लोन मान लो, ये जो लोन वगैरह होता है ना, किसी बंदे ने ऑलरेडी एक बिजनेस है, मान लो बिजनेस का वैल्यू है 2 लाख रुपए, उसने सोचा कि भाई मैं 5 लाख रुपए बैंक से जाके उधार लूंगा। तो बैंक क्या बोलेगी कि भाई आप पहले अपना जो भी क्रेडिट रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करो, आपका जो भी क्रेडिट रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करो, हम पहले देखेंगे कि भाई आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस लीगल है या इलीगल है, वहां से कितना प्रॉफिट आएगा, पहले कितना प्रॉफिट आया था, अभी आपका प्रॉफिट आने का चांसेस कितना है, अगले 5 साल या 10 साल बाद वहां से कितना प्रॉफिट आएगा, आप कितने दिन के लिए लोन ले रहे हो, लोन के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होगा, फायदा होगा भी या नहीं, ये सारी चीज़ें वो लोग क्रेडिट रिपोर्ट देख के आपका चेक करते हैं। उस पर्सन को बोलेंगे कि भाई आप पहले अपना क्रेडिट रिपोर्ट हमें सबमिट करो। मान लो कि किसी बैंक ने ये सारी चेक नहीं किया, पैसा दे दिया, तो नुकसान होगा ही, मानो उसका 2,000 रुपये इनकम है, उन्होंने 5 लाख का लोन ले लिया, वो तो 20 साल लग जाएंगे वो आपको चुकता करने के लिए। 20 साल में भी नहीं होगा, 20 साल में भी नहीं होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, तो चलो वो तो अलग बात है। मान लो किसी ने ऑटो लोन लिया, बोला कि सर हमें ऑटो चलाना है, हमें ऑटो लोन लेना है, तो उनको तो पहले ये देखना पड़ेगा भाई सिक्योरिटी वगैरह क्या है, सिक्योरिटी वगैरह कितना है आपका, कौन सी लाइन पे ये ऑटो चलाएगा, उस रूट पे पैसेंजर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह का उस रूट पे आपका प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें उन लोगों को आपको पहले चेक करना पड़ेगा। मान लो कि उन्होंने ऑटो लोन्स ले लिया, उल्टा सीधा सिक्योरिटी दे दिया और साथ में ऑटो खरीदा ही नहीं, कुछ और खरीद लिया, तो इसमें भी नुकसान होगा। यही सारी चीजों को आपको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, यही सारी चीजों को आप लोगों को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, या आप कह सकते हैं डिफॉल्ट रिस्क। यही सारी चीजों को आपको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। काउंटर रिस्क क्या है, बहुत सारा पैसा लिया, मान लो कि 10,000 करोड़ रुपए ले लिए किसी बैंक से जाकर 10,000 करोड़ रुपए ले लिए और देश छोड़ के भाग गए, किसी बैंक से जाकर 10,000 करोड़ रुपए ले लिए और देश छोड़ के भाग गए। मतलब इस चीज को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, एनपीए की क्लास में जाओ वहां पर आपको मिलेगा, एनपीआईपी क्लास में जाओ वहां पर आपको मिलेगा फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। मतलब पैसे लो, पैसे चुराओ, लोन लो, पैसे को पहले इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किसी फॉरेन बैंक में ट्रांसफर कर दो और उसके बाद खुद ही देश से निकल जाओ, मतलब खुद ही देश से ट्रांसफर हो जाओ, किसी दूसरे देश में चले जाओ, तो ये तो आपका बन गया, पैसा आपका हो गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंट्री रिस्क, मतलब कंट्री से ही भाग जाना, पैसा लेके। तो ये बन गया आपका क्रेडिट रिस्क का दो, एक हो गया डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, और दूसरा है आपका कंट्री रिस्क। अगला है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क, ऑल्सो नोन एज आपका अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, इफेक्ट्स ऑल ओवर द मार्केट, अनप्रेडिक्टेबल। ये कोरोना वायरस एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये चक्कर क्या है। कोरोना वायरस अचानक से आ जाना, भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक, फ्लड आ जाना, इतना बारिश होना कि भाई मार्केट बंद हो जाए, सब आपका मान लो खराब हो गया, जो भी आपका सब्जी वगैरह था, सारी दुकान बंद हो गए, रोड्स बंद हो गए, जो भी सारी चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अचानक से आएगा। और ये जो सारी जो चीजें है ना, ये सभी सेक्टर के ऊपर इन्फेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बैंक पे ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे ही करेगा, ऐसा नहीं है। सभी जो भी आपका सेक्टर से, बैंक बोलो, मार्केट बोलो, स्कूल बोलो, यूनिवर्सिटी बोलो, क्योंकि ये लोग तो सबको लोन देते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए लोन देते हैं, ऑटो लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, हाउस लोन देते हैं, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उन सबको ये लोग लोन्स देते ही जाते हैं कि भाई आप लोन ले लो। अभी मान लो कि पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, आज कोई क्या गया, कोचिंग सेंटर बनाने के लिए दिया था, कोचिंग सेंटर ही टूट गया, कोचिंग सेंटर बनाने के लिए पैसा दिया, कोचिंग सेंटर आधा तो बना, लेकिन कोचिंग सेंटर उसके बाद टूट गया। तो आप क्या करोगे? तो इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं आपका सिस्टमेटिक रिस्क या अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल है।
दूसरा है आपका अगला, वो है आपका सिस्टमेटिक रिस्क। चलो ये आपका आ गया अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये आप लोगों का आ गया अनसिस्टमेटिक रिस्क, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ये पहले क्या वाला था आपका सिस्टमेटिक रिस्क, या फिर आप कह सकते थे अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क। अभी ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क या डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ये होता है फॉर सिंगल कंपनी, प्रेडिक्टेबल फॉर सिंगल कंपनी। मान लो कि कोई एक कंपनी है, मान लो 1000 करोड़ का कंपनी है, उसने बोला कि भाई हमारे पास अभी 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, हम तो लोन्स पे, हम तो शेयर मार्केट पे इसको इन्वेस्ट करेंगे। 1000 करोड़ का कंपनी है, 500 करोड़ उन लोगों के पास पैसा है कि भाई हम लोग जाकर किसी शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि भाई कौन सी कंपनी पे हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी बड़े कंपनी पे हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लो कि उन्होंने एक बड़े कंपनी पे जाके इन्वेस्ट कर दिया और वो बड़ा कंपनी नुकसान पे चला गया, तो ये तो आपकी गलती की वजह से होगा ना। ये तो ऐसा नहीं है कि भाई ये फ्लड आ गया, आर्टक्वेक आ गया, ऐसा तो नहीं है। ये आपकी गलती की वजह से होगा। ये जो आपकी गलती की वजह से जो होता है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्सिफिएबल रिस्क। इसके लिए आप लोगों को सीए के हेल्प लेना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनका हेल्प लेना चाहिए। एक बड़े कंपनी में पैसा मत डालो भाई, 10 बड़े बड़े कंपनी में डाल दो। अगर एक कंपनी नुकसान में जाता है, बाकी 9 से आपको पैसा आएगा, बाकी 9 से आपका पैसा आएगा, तो आप लोगों को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं आपका, जिसकी वजह से ये आपकी गलती से होगा, ये आपकी गलती से होगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क या डाइवर्सिफिएबल रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क। इसके बाद का है आपका ऑपरेशनल रिस्क, मिसमैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, फ्रॉड्स, क्रैशिंग सॉफ्टवेयर। मान लो एक बैंक है जहां पर जो भी एम्प्लॉयज पे वो कस्टमर के साथ गंदा व्यवहार कर रही है, कस्टमर के साथ उल्टा सीधा बातें कर रही है, गेम खेल रहे हैं, ऑफिस टाइम पे सही से नहीं आ रहा है तो काम नहीं कर रहा है, बैठे रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो भाई, सब अपना अपना कर रहे हैं। बैंक की नौकरी कर रहे हैं या टाइम पास के लिए आए, ये आपको समझ में नहीं आया। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे फ्रॉड वगैरह करते रहते हैं। आपका उनका सॉफ्टवेयर माने कि इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आप लोग देखोगे, बैंक में जाओगे ना तो आप देखोगे कि भाई लिंक डाउन है, ये आपको दिखेगा कि भाई लिंक डाउन है। आप लोग जाओगे बैंक में तो आप लोग देना कि भाई आपने मानो कि 50,000 रुपये विड्रॉ करोगे ना, तो आप लोगों को एक 500 रुपये का बंडल ही आपको दे देगा, गिन के नहीं देगा। 500 रुपये का बंडल ये आपको दे देगा, आपको गिन के नहीं देगा। और सिर्फ यही नहीं, आप उनको 50,000 रुपये वापस डिपोजिट करो, देखने 3 से 4 बार गिनेंगे मशीन पे,
मशीन है लेकिन आपको गिन के नहीं देंगे। आप डिपॉजिट करने जाओगे तो 3 से 4 रुपये गिनेंगे, लेकिन आप विड्रॉ करने जाओगे तो आपको गिन के नहीं गिनेंगे। आपके ऊपर 10 से 15 मिनट तक आपके ऊपर वेस्ट कर लेंगे, झगड़ा करेंगे वेस्ट कर, लेकिन आपको गिन के नहीं देंगे। यही सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं मिसमैनेजमेंट, कि भाई कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं भाई यार, ये लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। ये रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के खिलाफ है, फिर भी कर रहे हैं। इसी सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क, मिसमैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, फ्रॉड्स और कैशिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद का आपका जो है वो है लिक्विडिटी रिस्क, अनएबल टू मेक पेमेंट ऑब्लिगेशन, टाइमली कैश शॉर्टेजेस, मेजर्स ब्रांचेस मस्ट मेंटेन कैश होल्डिंग लिमिट्स। चलो भाई, मान लो एक बैंक में पैसा ही नहीं है, एक बैंक में मान लो पैसा ही नहीं है, मान लो धनतेरस से पहले आपको दिखने का मिलेगा कि भाई बैंक को पता होता है कि भाई हमें 7 लाख रुपए नॉर्मल विड्रॉ होते हैं, तो वो लोग धनतेरस से पहले 2 करोड़ रुपए रख लेते हैं ताकि ये लिक्विडिटी रिस्क ना हो। बैंक में लोग आए, उनको पैसा ही नहीं मिला, अकाउंट पे पैसा है लेकिन बैंक में कैश नहीं है, कैश शॉर्टेजेस हो गया। तो इसी चीज़ को लिए ब्रांचेस को, हर एक ब्रांच का कैश होल्डिंग लिमिट होता है, उनको पता है कि भाई कब कितना लाना है, हमारा कैश होल्डिंग लिमिट कितना है, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना, उससे नीचे भी नहीं रखना। बैंक के पास मान लो कि 100 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, उनको पता है कि भाई 20 रुपये तो हमारा विड्रॉल होगा, 100 रुपये डिपॉजिट हो रहा है तो 20 रुपये विड्रॉल होगा। उन्होंने क्या कर 90 रुपये लोन के तौर पर बांट दिया, उन्होंने 90 रुपये लोन के तौर पे बांट दिया, तो 10 रुपये तो आपके हाथ में है, तो आप 10 रुपये को लेकर 20 रुपये के कैसे मैनेज करोगे? तो मतलब और 10 रुपये आपका शॉर्टेज होगा, 20 रुपये आपका विड्रॉल होगा, आपके हाथ में है ही अभी 10 रुपये, तो आप तो नहीं दे पाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ये लिक्विडिटी चला जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैश शॉर्टेजेस का, उसी चीज को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अगला है आपका रेपुटेशनल रिस्क। ये ऑपरेशनल रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क, ये ऑपरेशनल रिस्क है आपका कॉज, रेपुटेशनल रिस्क है आपका इफेक्ट। हम लोग जब माध्यमिक में थे या हायर सेकेंडरी पे, वहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता था ना चार्ट बना के, कॉज और इफेक्ट। ऐसा ही ऑपरेशनल रिस्क है आपका कॉज और ये रेपुटेशनल रिस्क है आपका इफेक्ट। रेपुटेशनल रिस्क क्या है? नॉट मेंटेनिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स, फ्रॉड्स, मल्टीपल लीगल केसेस, मान लो बैड पब्लिसिटी, मान लो कोई एक बैंक है जो बैंकर नॉर्म से ही मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भैया, अपनी मर्जी से आपका लोन दे रहे हैं, मैनेजर के साथ आपका सेटिंग अच्छा है तो मैनेजर का आपका लोन दे दिया, बाद में आपने फ्रॉड करके भाग गए। किसी बैंक में ये जो मैंने आपको बोला ना कि भाई कैश वगैरह गिन के नहीं देते, आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह देते हो तो आपको रिसिप्ट कॉपी नहीं देते, इनकी वजह से भी बैंक का रेपुटेशन नीचे आता है कि भाई उस बैंक में मत जा, भाई उस बैंक पे तो मिसबिहेवियर आपका होगा ही होगा। ऐसे ही हम लोग दोस्तों को भी कहते हैं भाई उस बैंक में जा, किसी दूसरे बैंक में जा, तो इसकी वजह से भी रेपुटेशन डाउन होता है कि भाई फ्रॉड हो गया। बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई पैसे वगैरह गिन के नहीं दिया, फ्रॉड किया, आपने जाकर जो भी आपका 15G या 15A जो फॉर्म है आप लोग जाकर सबमिट करते हो साल के एंड में, उन्होंने उसको फाइल ही नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसा कट गया। तो बहुत सारे लोग लीगल केसेस भी कर देते हैं। ये जो मल्टीपल लीगल केसेस जो चलते रहते हैं, बैड पब्लिसिटी हो गया, बैड पब्लिसिटी हो गया। पैसा नहीं गिन के दे रहे, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, टाइम पे नहीं आ रहा है, अपनी मर्जी से बैंक को खोल रहा है, अपनी मर्जी से बैंक को बंद कर रहा है, आपको प्रॉपर टाइम पे पासबुक वगैरह नहीं दे रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, मशीन खराब है, कुछ भी चल रहा है भाई। तो ये सारे जो चीज़ें जो होता है ना, ये ऑपरेशनल रिस्क का इफेक्ट है, ये ऑपरेशनल रिस्क का इफेक्ट है, ये रेपुटेशनल रिस्क कि भाई उस बैंक का रेपुटेशन ही डाउन हो गया। जैसे कि मान लो पीएनबी तो सबको पता है कि फ्रॉड हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये पीएनबी डाल दी, ये है आपका रेपुटेशनल रिस्क। उसके बाद है आपका बिजनेस रिस्क, अनेबल टू मेक लॉन्ग टर्म विजन, कॉम्पिटिशन, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। मान लो किसी बैंक ने मान लो किसी कंपनी ने आपका, बैंक बोलो कंपनी बोलो जो भी बोलो, सोचा था कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट तो चलो उतना प्रॉफिट आया ही नहीं, उतना प्रॉफिट आया ही नहीं, ऊपर से लॉस हो गया। मतलब कंपनी जो आपका प्रॉफिट में चलना वाला था वो अभी लॉस पे जा रहा है, वो अभी लॉस पे जा रहा है। इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों होता है कि भाई लॉन्ग टर्म विजन, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद और कितने बैंक आएंगे, कंपटीशन कितना होगा, हम लोग उनसे लड़के पाएंगे या नहीं, हमारा मैनेजमेंट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग कॉर्पोरेट डिजाइन कर पाएंगे या नहीं, अगर कर पाएंगे तो वहाँ पर कितना एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, कौन से सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, उस पर हमें कौन कौन हेल्प करेगा, साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम लोग दे, कौन से सिस्टम ले आए, कितना इलेक्ट्रिक बिल हम लोग महीने पे आप लोग भर सकते हैं,
कहाँ कहाँ पर हम लोगों का शेयर इन्वेस्ट करना है। वो बड़े बड़े जो कंपनी होगा वो लोग 10 साल बाद उनका प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ये जो लॉन्ग टर्म जो विजन है, ये लॉन्ग टर्म अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो आपको ये बिजनेस रिस्क का खतरा रहता है। तो आपको बिजनेस रिस्क का खतरा रहता है। आने वाले तुम्हें एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, आउटडेटेड मैकेनिज्म, स्टिल यूजिंग कॉर्पोरेट। कुछ कुछ बैंक अभी भी है भाई, गांव की तरफ चले जाओ देखना कि खाते पे लिख रहा है, खाते पे लिख रहा है अभी भी, ये भी आपका बिजनेस रिस्क पे ही आता है। लीगल रिस्क, फेसिंग लॉस ऑफ लीगल केसेस, ये जो मैंने आपको बोल दिया रेपुटेशनल रिस्क, इसी का इसका इफेक्ट है ये लीगल रिस्क, इसका इफेक्ट है ये कॉस्ट है, ये इफेक्ट है। अभी इसका ये आपका कॉस्ट, ये बन गया इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट हो सकता है। ये कॉस्ट है, इसका भी इफेक्ट हो सकता है, ये कॉस्ट बन सकता है, इसका भी इफेक्ट हो सकता है। लीगल रिस्क बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो भाई पैसा तो खर्चा होगा ना, बहुत सारे केसेस चले तो पैसा तो आप लोगों का खर्चा होगा। तो ये जो पैसा जो खर्चा हो रहा है इसकी वजह से भी आप लोगों को रिस्क आ रही है कि भाई आप लोगों को भी रिस्क है। ये जो पैसा आप लोगों का खर्चा हो रहा है इसके वजह से भी आप लोगों को रिस्क है कि भाई हमें तो नुकसान हो रहा है, बेकार में पैसे जा रहे हैं, कोर्ट किस में पैसे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में पैसे जा रहे हैं, एडवोकेट का पैसा जा रहा है, वकील का पैसा जा रहा है, ये जो लॉयर्स का जो पैसे जा रहे हैं, ये तो एक तरह से लॉस ही है। तो ये भी है आपका लीगल रिस्क, कितना सारा लीगल केसेस हमको झेलना पड़ेगा। अगला है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क है आपका, मार्केट रिस्क का 4 हिस्सा है, इंटरेस्ट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, ऑल्सो पेपर प्राइस रिस्क, ऑन और ऑफ। ये टर्म आप लिख लो। मार्केट रिस्क में अगर आपको एग्जाम में कोई सवाल है जो कि आपको दिखे कि भाई कि रिस्क कौन सी रिस्क का ये आपका सवाल है, कौन सी रिस्क का ये सवाल है, अगर आपको ये दिख गया ऑन और ऑफ, अगर आपको ये ऑन और ऑफ दिख गया ना, सवाल मत पढ़ो। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रही हूं, सवाल मत पढ़ो, सीधा सीधा जवाब मार्केट रिस्क पे डाल दो, सीधा सीधा जवाब मार्केट रिस्क पे डाल दो। अगर ये ऑन और ऑफ टर्म आपके एग्जाम में है तो आप लोग सीधा सीधा मार्केट रिस्क पे इसका जवाब डाल दो। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ऑन ऑफ क्या है? मार्केट का जो है अप्स और डाउन। ऑन और ऑफ का आपका मतलब है कि भाई मार्केट का आपका अप्स और डाउन, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, यही चीज को हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क। फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं आपका मार्केट रिस्क। अगला हमारा आ गया आपका इंटरेस्ट रिस्क। ये मार्केट रिस्क का ही आपका चल रहा है। 4 मैंने आपको बोला, इंटरेस्ट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क और कमोडिटी रिस्क। मैंने आपको यह बोला मार्केट में इंटरेस्ट के ऊपर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट के ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो बैंक को एक रिस्क आएगा कि भाई इंटरेस्ट हमारा पैसा आएगा कि नहीं।
हमको तो पैसा हमेशा आपको लौटाना पड़ेगा ना। आपकी बैंक में जो भी फिक्स वगैरह है, जो भी पीपीएफ वगैरह है, आपका बैंक में जो आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जो करते रहते हो, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, अगर आपको बैंक को हमेशा ये इंटरेस्ट आपको लौटाना पड़ेगा, बैंक को हमेशा आपको इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पैसे आएगा कि नहीं। अगर इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि भाई हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं, लेकिन हमें तो लौटाना पड़ेगा, आपको तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक का लायबिलिटी है। एसेट से उनका पैसा आए या ना भाई आए, बैंक का ये लायबिलिटी है कि उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। यही चीज का आपका कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद है इक्विटी रिस्क, लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया इक्विटी पे, इक्विटी का चक्कर यह है कि भाई वो पूरा का पूरा आपका लिक्विड मनी होता है, वो पूरा का पूरा आपका लिक्विड मनी होता है। मान लो शेयर में पैसा लगाया, शेयर मार्केट नीचे आ गया, शेयर मार्केट डूब गया, बैंक को नुकसान हो गया, बैंक को नुकसान हो गया, लेकिन उनको तो आपको पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ये जो सारी जो सिस्टम है इन सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इंटरनेट बिल वगैरह देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेंशन वगैरह देना होता है। ये सारी जो चीज़ें होता है ना, इनको ये हमेशा ये चिंता रहती है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, स्टॉक मार्केट डूब गया, स्टॉक मार्केट के पैसा लगा, स्टॉक मार्केट डूब गया, तो ये जो रिस्क है, स्टॉक मार्केट का जो रिस्क है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी रिस्क। करेंसी रिस्क ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट। इंटरनेशनल करेंसी आपको पता ही होगा कि भाई हमारे कंट्री का, हमारे जो अगर आप डॉलर के हिसाब से बोलो रुपीस का, तो ये 80 के आसपास होगा। $1 का मतलब ये है कि भाई 80 रुपीज़ के आसपास होगा। अगर ये नीचे आ जाए, मतलब अगर प्राइस का पैसा अगर गिर जाए तो भी लॉस होगा ना, तो भी आपको लॉस होगा। इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज, मान लो कि पैसा का भाव गिर गया तो भी आपको लॉस होगा, बैंक को लॉस होगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं आपका करेंसी रिस्क। ये जो करेंसी रिस्क है ना, ये जो करेंसी रिस्क है ना, इसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। करेंसी रिस्क को आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। इसके बाद है कमोडिटी रिस्क ड्यू टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्राइस चेंज। मान लो अचानक से पैसा पे लोन वगैरह दिया और उस चीज का प्राइस नीचे आ गया, एग्रीकल्चर लोन दिया भाई, वहां से उतना पैसा आएगा, लेकिन उनको फार्मर्स को उतना पैसा नहीं मिला जहां पर उनको उतना पैसा मिल रहा था। तो यहाँ पर भी रिस्क है कि भाई पैसा आएगा कि नहीं। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने लोन दिया, वहां से पैसा आएगा कि नहीं, यहाँ पर भी रिस्क होता है, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन होता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन उन लोगों को झेलना पड़ता है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कमोडिटी रिस्क। और इंडस्ट्री पे भी होता है, ये सारी चीज है। अगला है कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क बहुत ही सीधा है भाई, होल और पार्शियल कैपिटल कम्स अंडर इट। मान लो कि आपका जो कैपिटल है, आपका जो इनिशियल जो कैपिटल है, मान लो मैंने 100 रुपये लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया, 100 रुपये में से 80 रुपये तो मेरे पास से 20 रुपये डूब गए, किसी वजह से नुकसान हो गया, तो इसी जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आप लोगों को बोलो कि सर फाइनेंशियल रिस्क तो पढ़ा ही नहीं, फाइनेंशियल रिस्क आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में अगर आप देखोगे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लिखा है, तो आप लोग सीधा सीधा बिजनेस रिस्क पे आपने जवाब दे देना। एग्जाम में रिस्क के ऊपर अगर कोई सवाल आए, वहां पर आपका लिखा है बिजनेस, तो आप लोग बिजनेस रिस्क पे जवाब देना। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन आ जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर ये आ जाए, तो उसका जवाब होगा फाइनेंशियल रिस्क। ठीक से समझो, रिस्क का सवाल हुआ, वहां पर लिखा है बिजनेस, उसके साथ और कुछ लिखा है, तो उसका जवाब होगा आपका बिजनेस रिस्क। अभी मान लो बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा है, तो वो बन गया आपका फाइनेंशियल रिस्क, वो बन गया आपका फाइनेंशियल रिस्क। इसके बाद है आपका मोरल हैजर्ड। मोरल हैजर्ड क्या है आपका? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। पहले आपको SIB पढ़ाओ। हमारे देश में टोटल 3 ऐसे बैंक है, SBI, HDFC और ICICI। ये जो 3 बैंक है ना, ये 3 बैंक इतना बड़ा है कि भाई ये डूब नहीं सकता। ये 3 बैंक इतना बड़ा है कि भाई ये डूब नहीं सकता। SBI, HDFC और ICICI, ये जो बैंक जो है ना, ये 3 बैंक कभी भी डूब नहीं सकता। इन्हीं तीनों बैंकों को हम लोग कहते हैं SIB, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। क्यों कहते हैं? मान लो ये जो बैंक है, इसके साथ बहुत सारे बिजनेस, इंडस्ट्री, जो कस्टमर्स वगैरह जो है, आप देखते हैं कि सबके अकाउंट होगा आपका SBI में, HDFC, ICICI में जो भी बिजनेस पर्सन है उन लोगों का अकाउंट होता है। तो इन लोगों का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना अच्छा डिसिप्लिन है,
इन्होंने जो सिक्योरिटी वगैरह, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो रखते हैं, साइबर का जो थ्रेट ये लोग आसानी से एलिमिनेट करते हैं ना, SBI, HDFC, ICICI। तो इनकी वजह से इनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि भाई ये 3 बैंक बंद हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेंगे कि भाई ये बैंक बंद हो जाए। किसी वजह से मानो कि ऐसा कोई माहौल आया, ऐसा कोई टाइम आया कि इस बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मान लो कि 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लोगों को कॉर्पोरेट बंद के जरिए पैसा दे देंगे। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप 30,000 करोड़ रख लो, बैंक को बंद मत करो, ये 30,000 करोड़ रुपए हम आपको कॉर्पोरेट बंद के जरिए दे रहे हैं। ये मत सोचना कि भाई लोन के तहत नहीं, पैसा दे देंगे। पब्लिक का जो आपका टैक्स का जो पैसा है कॉर्पोरेट बैंक के जरिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए बैंकों को दे देंगे। ICICI, HDFC और SBI को बोलेंगे कि भाई आप ये पैसा देख लो, आप लोगों को पैसा देने की, वापस करने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आपका ही है। आप ऐसा करो कि भाई बैंक को बंद मत करो, आप ऐसा करो कि भाई आप बैंक को बंद मत करो। अगर आप बैंक को बंद करोगे तो पूरा कंट्री को नुकसान होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बैंक है ना, अगर ये बंद हो गया ना तो पूरा कंट्री को नुकसान होगा, कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इन तीनों बैंकों को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है, SIB। ये बैंक जो है टू बिग टू फेल। मान लो किसी वजह से ये बैंक बंद हो गया, किसी वजह से, मतलब हो ही नहीं सकता फिर भी हो गया, उसी चीज को हम लोग कहेंगे मोरल हैजार्ड। किसी वजह से बंद हो नहीं सकता फिर भी बंद हो गया, उसी चीज को हम कहेंगे मोरल हैजार्ड। इन केस इट फेल्ड इट इज कॉल्ड मोरल हैजार्ड। चलो अगला है कैमल्स। कैमल्स आपको दिखेगा, ये लिस्ट में ही है। कैमल्स आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। कैमल्स का आपका फुल फॉर्म है, C का है कैपिटल एडिक्वेंसी, A का है एसेट क्वालिटी, M का है मैनेजमेंट, E का है अर्निंग्स, L का है लिक्विडिटी और S का है सेंसिटिविटी। कैमल्स जो है एन इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम यूज बाय रेगुलेटरी बैंकिंग अथॉरिटीज टू रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी बैंकिंग वगैरह का जो सेक्टर जो होता है ना, उनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन सबको रेट करते हैं कि भाई इसका रेटिंग इतना है तो ये अच्छा है, इसका रेटिंग नीचे है तो ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही ये कैमल्स आपका काम करता है। अगला है आपका DICGC। चलो DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC पहले जो था, हमारा सारा का सारा पैसा नेशनलाइज बैंक में हमारा सिक्योर था। आपका किसी भी बैंक में कितना भी पैसा हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, आपका ये पैसा पहले आपका 100% इंश्योर्ड था। लेकिन अभी ये पैसा 100% सिक्योर्ड भी नहीं है, 100% इंश्योर्ड भी नहीं है। ये जो पैसा का जो एक हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए, एक बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपका सिक्योर है। मान लो कि किसी बैंक में आपका 50 लाख रुपए है, तो अगर किसी बैंक में, उस बैंक में कोई बड़ा सारा फ्रॉड होता है, बैंक अगर बंद हो जाता है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस आएंगे, बाकी के पैसे आप लोगों को वापस नहीं आएंगे। मतलब 45 लाख रुपये से आपका नुकसान हो जाएगा, 5 लाख रुपए ही आपको वापस आएंगे। कितना भी पैसा हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, मिलेगा तो आपको 5 लाख ही। ये 5 लाख रुपए जो इंश्योर करता है ना, उनका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ है आपका DICGC एक्ट 1961।
इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। जुरिसडिक्शन तो मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म 15 जुलाई 1978। बिफोर दैट डीआईसीजीसी पहले दो हिस्से में था, एक था आपका डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा है आपका सीजीसीआई, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही आपका 100% सब्सिडियरी होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही आपका 100% सब्सिडियरी होता है। जब मैं आपका आरबीआई पढ़ाऊंगा वहाँ पर आप देखना कि और भी सब्सिडियरी का नाम आपका आएगा। फुल्ली ओन सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई इशूज पब्लिक सेक्टर बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी, मतलब जो भी लोकल एरिया बैंक है, जो भी ग्रामीण बैंक है, जो भी रीजनल बैंक है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन सबको ये इंश्योर करता है। उन सबको ये डीआईसीजीसी आपका इंश्योर करता है। ये डिप्टी गवर्नर हेड करता है, रिजर्व बैंक का ऑनरेबल डिप्टी गवर्नर डीआईसीजीसी का आपका हेड करता है। ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे सेंटर का जो ट्रेजरी है वो ये आपका सिक्योर नहीं करते। डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंटर का जो ट्रेजरी है और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कुछ छोटे छोटे सोसाइटीज होते हैं, उन लोगों का पैसे ये सिक्योर नहीं करते। पहले जब बनाया गया था डीआईसीजीसी, इसका ऑथराइज कैपिटल था अब 50 करोड़। डीआईसीजीसी इंश्योर्स मैक्स ₹5 लाख। ये एफडी, आरडी, सेविंग्स, करंट, ये सब कुछ इंश्योर करते हैं भाई। नेशनलाइज बैंक में आपका कितना भी पैसा हो, उस पर एफडी पे हो, आरडी पे हो, सेविंग्स पे हो, पीपीएफ पे हो, कहीं भी हो, आपका 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होगा। मतलब ये मान लो कि भाई आपके पास 50 लाख रुपए है तो भाई सीधा सीधा फंडा है भाई, 10 बैंक के जाओ, 10 बैंक के अकाउंट खोलो। एसबीआई में जाकर अकाउंट खोल लिया, पंजाब में नेशनल बैंक में जाकर अकाउंट खोल लिया, इंडियन बैंक में जाकर अकाउंट खोल लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कानाडा, यूको बैंक, इस सारी बैंक में जाकर एक एक करके अकाउंट खोल लो। तो सभी बैंक में आप लोगों को 5-5 रुपये तक का इंश्योर मिलेगा। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो 10 बैंक में जाओ, अकाउंट खोलो, 5 × 10 मतलब 50 लाख रुपए आपको इंश्योर हो गया। ये भी एक लूप होल है, ये भी एक इस चीज़ का लूप होल है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बैंक में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, एक बैंक में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 लाख ही मिलेगा। अगर आप 10 बैंक में जा रहे हो, अगर आपने मान लो कि 15 बैंक में चला गया, अगर आप 15 बैंक में जा रहे हो, 15 नेशनल बैंक में अगर आप जा रहे हो तो आपको 15 × 5 मतलब मिल गया भाई 75 लाख रुपए आपका इंश्योर हो गया। तो अगर 75 लाख रुपए इंश्योर हो गया तो यही आपका चक्कर है। इसीलिए सभी बैंक में जाओ और वहाँ पर जाके अकाउंट खोलो जिससे कि आपका पैसा इंश्योर हो। जितना भी था इतना ही था, रिस्क पे इतना ही था, रिस्क के इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जो 2 रिस्क मैंने आपको नहीं पढ़ाया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, वो आपका ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता मत करो, वो एग्जाम में नहीं आता। सब पढ़ के आप क्या करोगे भाई? आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो, फाइनेंस थोड़ी पढ़ रहे हो। बैंकिंग अवेयरनेस में आप लोगों को जितना ज़रूरत है हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ाएंगे आप लोग भूल जाओगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे, एग्जाम में जाकर आप लोगों को प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और भी जीके है, सब है ना। तो इसीलिए जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना ही पढ़ो। मैं आप लोगों को अगले क्लास में और कुछ नया टॉपिक ला के पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये जो रिस्क का जो चैप्टर है इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के उसका जवाब दे दूंगा। आप लोग उसकी चिंता मत करना, हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा, इसकी चिंता मत करना। और ऑफलाइन बैचेस में भी मेरा बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मैं उन सारी सवालों को दिमाग के रख के ही ये सारी क्लासेस आप लोगों के बनाता हूँ, तो आप लोग उसकी चिंता मत करना। ये क्लास यही ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले क्लास में। कोई चिंता मत करो, मिलाएंगे भाई, कुछ नया टॉपिक लाएंगे अगले क्लास में, उसकी चिंता मत क्यों कर रहे हो। तो तब तक जो भी मैंने बनाया है, जो भी स्क्रीनशॉट्स आपने लिया है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप सारी चीज़ों का एक नोट बना लो, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लो, और एक बार पढ़ लेना। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो और सेफ रहो। गुड बाय।